session we are going to study the types of chromosome based upon the position of centromere. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि यस क्रोमोसोम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सेंट्रोमियर क्या होता है, राइट, और जो स्पाइनल फाइबर अटैच होते हैं किस पोर्शन पे अटैच होते हैं, यानी एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा था। न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखा था थोड़ा सा। आज क्रोमोसोम के टाइप समझेंगे उनके सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। देखो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे, हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं पहले। ये आपके पास क्रोमोसोम है, दिस इज क्रोमोसोम एग्जैक्टली। क्रोमोसोम में ये पोर्शन, इसको हम प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो काफी कॉन्स्टिट्यूटेड पोर्शन है। कैसा है? कॉन्स्टिट्यूटेड पोर्शन है। इस कॉन्स्टिट्यूटेड पोर्शन को हम प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और इसका जनरल नेम क्या है, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेस पर इस क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर कहाँ, यहाँ पर है या ऊपर है या और ज्यादा है, तो डिपेंडिंग की सेंट्रोमियर का लोकेशन कैसा है, आपके पास टाइप ऑफ क्रोमोसोम डेवलप हो जाते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इस वाले के एग्जाम, इस वाले आपके क्रोमोसोम में देखो दोनों में है सेंट्रोमियर लगभग लगभग बीच में है, यानी यहाँ पर ये ऊपर वाला आर्म क्रोमैटिड का, नीचे वाला आर्म क्रोमैटिड का, जिसको हमने कहा था ये पी आर्म है, ये क्यू आर्म है। कल हमने डिस्कस किया था ये पी आर्म और क्यू आर्म के बारे में। तो पी आर्म, पी और क्यू आर्म लगभग लगभग बराबर है, हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा छोटा दिख रहा है, ये थोड़ा बड़ा है। लेकिन अगर हम ड्रॉ करें, यहाँ पर हम ड्रॉ भी कर देते हैं साथ में, ताकि एक प्रॉपर क्लियरिटी हमारे माइंड में डेवलप हो। सी हियर, अगर मैं इसके साथ में क्रोमोसोम ड्रॉ कर दूं लाइक दिस, ये सेंटर में ड्रॉ किया मैंने, और नीचे की तरफ ये मैंने ड्रॉ कर लिया आपका, राइट। तो यहाँ पर पी आर्म इज इक्वल टू क्यू आर्म, पॉइंट क्लियर है। अब आपको इसमें क्यू आर्म और पी आर्म का साइज दोनों बराबर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो आपका, आप ये कह सकते हैं पी आर्म और क्यू आर्म दोनों बराबर हैं इस केस में। तो आपका जो ये मेटासेंट्रिक हो गया, लगभग लगभग मेटासेंट्रिक हो गया, हमारा सेंट्रोमियर इन द सेंटर है, इन द सेंटर मतलब एकदम मिडिल में है, क्रोमैटिड के बीच में है। पी आर्म और क्यू आर्म लगभग बराबर हो, इसको हमने कहा मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक मतलब एकदम सेंट्रल, लगभग मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इसको कह दिया हमने, इजी। दूसरा, अगर हमारी पी आर्म, जैसे यहाँ पर पी आर्म ये हो गया, ये क्यू आर्म हो गया, तो पी आर्म और क्यू आर्म में अगर हम देखें, पी आर्म थोड़ा सा छोटा है क्यू आर्म के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे पी आर्म हम कह सकते हैं कि स्मॉल, वेरी स्मॉल, नॉट वेरी स्मॉल, लिटिल बिट स्मॉल देन क्यू आर्म। तो आपका हम ये कह सकते हैं सेंट्रोमियर का जो लोकेशन है, दिस सेंट्रोमियर थोड़ा सा किधर शिफ्ट हो रहा है, थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। कहाँ शिफ्ट हो गया? थोड़ा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर सेंट्रोमियर कहाँ शिफ्ट हो गया? ये अभी एकदम सेंटर में था, थोड़ा सा ऊपर का शिफ्ट हो जाए, जैसे यहाँ शिफ्ट होगा, पी आर्म का साइज छोटा होगा, क्यू आर्म का साइज बड़ा होगा। इस कंडीशन पर हम क्रोमोसोम को कहते हैं, अभी मेटा था, अब इसको सब मेटासेंट्रिक कहा जाएगा, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाएगा। यानी हमने ये देखा कि वी अंडरस्टैंड कि यस ओनली द प्रेजेंस, ये जो सेंट्रोमियर है इसकी लोकेशन शिफ्टिंग हो रही है, तो आपका पी आर्म और क्यू आर्म का साइज भी चेंज हो रहा है, जिससे क्रोमोसोम का टाइप चेंज हो रहा है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम से ये सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का डेवलपमेंट हो गया। तो ये दोनों आप सब मेटासेंट्रिक देख रहे हैं। अब थोड़ा सा और चलते हैं, अगर मेरा सेंट्रोमियर थोड़ा सा और ऊपर चला जाए, तो पी आर्म जो होगी और छोटी हो जाएगी, और क्यू आर्म एज कंपेयर्ड लेंथर है। यानी यहाँ देखो कंडीशन में, यहाँ पी आर्म छोटा है क्यू आर्म के कंपैरिजन में, तो पी आर्म वेरी वेरी स्मॉलर देन द क्यू आर्म। तो ये कंडीशन मैंने लिख दी, पी आर्म इज वेरी वेरी स्मॉलर देन क्यू आर्म, राइट। दिस इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, राइट। तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में कहानी कुछ हमारे पास ये वाली आ गई। लेकिन हम बात करें अगर टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम की, तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या हो गया बच्चों? इन केस ऑफ टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, आपका ये सेंट्रोमियर शिफ्ट होते होते और ऊपर चला गया,
यानी पी आर्म के टर्मिनल पॉइंट तक पहुंच गया, पी आर्म के टर्मिनल पॉइंट तक पहुंच गया। अल्टीमेटली आपका जो पी आर्म है यहाँ पे बहुत बहुत स्मॉल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंडीशन आ गया। क्यू आर्म का साइज बहुत बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, दिस इज कॉल्ड टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या पॉइंट क्लियर बच्चों, याद रहेगा? अभी हमने मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम देखा, राइट? यहां पे इसको डबल कर लेते हैं, पूरा सेम बना लेते हैं, लगभग वो बराबर कर लेते हैं इसको इस तरह से, ठीक है? तो ये आपका मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हो गया, ये दोनों सब मेटासेंट्रिक बन रहे हैं, ये एक्रोसेंट्रिक हो गया और ये टीलोसेंट्रिक हो गया, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर पोजीशन। अब हमने यहाँ पे दो चीज और देखी थी, एक बताया था मैंने प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, एक मैंने क्या बताया बच्चों, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो अगर कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस क्या होती हैं इन योर क्रोमोसोम, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस क्या होती हैं इन योर क्रोमोसोम, तो आपका आंसर होना चाहिए प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर को कहते हैं, दिस इज योर सेंट्रोमियर। एग्जैक्टली नथिंग इज देयर कि वहां पे बस कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, क्रोमैटिड आपका कंडेंस हो रहा है, कंडेंस हो रहा है क्वेश्चन में, तो इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं। जैसे देखो देखो दूसरी तरफ अगर हम थोड़ा ऊपर चलते हैं क्रोमोसोम पर, टर्मिनल एंड की तरफ चलते हैं, तो ये टर्मिनल एंड पर हमें एक और कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रही है इस क्रोमोसोम पर, ये वाली कॉन्स्ट्रिक्शन, यहाँ वाली कॉन्स्ट्रिक्शन, इसको कहेंगे हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो अगर दिस पॉइंट आपका क्रोमोसोम का जो क्रोमैटिड है उसके टर्मिनल एंड पर भी इसी तरह का कुछ कॉन्स्ट्रिक्शन आ रहा है, वी कैन सी हियर, तो ये हो गई सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या बनाती है, देयर इज अ स्ट्रक्चर जो इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होगा कॉन्स्ट्रिक्शन पर, जिसका सैटेलाइट डीएनए, इसको सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? सैटेलाइट डीएनए। तो आपको याद होना चाहिए सैटेलाइट डीएनए जनरली कंडेंस डीएनए होती हैं पोर्शन जो एग्जैक्टली टर्मिनल पॉइंट पर क्रोमैटिड के मिलेंगे एंड दे हैव योर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, वहां पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होगा। तो बच्चों ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ क्या कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होते हैं, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होते हैं, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होते हैं, फिर टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अभी हम पढ़ेंगे इसको, जस्ट एक आइडिया के लिए मैंने आपको एक व्यू दिया है कि हाँ ऐसा कुछ दिखता है क्रोमोसोम की पोजीशन के बेस पर। इज इट ओके? ओके। सी अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो आगे वाले पॉइंट पे हम ये डिस्कस कर सकते हैं। सी देखो इस पॉइंट को जरा, यहां पर डायग्राम में कुछ चीजें और मैंने एक्सप्लेन की हैं, इजी हो जाता है समझना। सबसे पहले मेटासेंट्रिक को हम अगर डिफाइन करना चाहें, लिखना चाहें और उसकी शेप पूछना चाहें तो क्या होगा, हमें ये तो पता है हमारा ये वाला क्रोमैटिड और ये वाला क्रोमैटिड अगर हम सीधा करें तो जो मैंने पीछे डायग्राम था इसको क्या है जस्ट टर्न अप कर लिया है इस तरह का। अगर हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, सिंगल सिंगल क्रोमैटिड कैरी कर रहे हैं, जब दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे शेप डिफाइन करना इजी होता है। तो हमारे पास ये दोनों पी आर्म एंड क्यू आर्म, आप ये मत समझना कि ये कंडीशन इस वाले की है, आप कंफ्यूज मत होना चीजें कि पीछे हमने डायग्राम जो दिया था वो इस तरह का था, लाइक दिस, लाइक दिस। तो हम जो कंसीडर कर रहे हैं इस डायग्राम में जो कंसीडरेशन की गई है इस वाले पोर्शन को लिया गया है। कौन से पोर्शन को? यहाँ वाले पोर्शन को लिया गया है। ये क्रोमैटिड कंसीडर किया गया है। ये आपका एक क्रोमैटिड है, इसमें पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर कहाँ है? पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर आपकी ये वाली हो गई, ठीक है। तो मैंने इसको कंसीडर कर लिया यहाँ पर, और अब इसके बेस पर मैं इसकी शेप डिफाइन करने वाला हूँ कि आपका मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की शेप कैसी होगी। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरा ये पी आर्म है, दिस इज माय पी आर्म, दिस इज द क्यू आर्म, इसको हमने लिया और यहाँ पे शो किया कि ये वाला आपका पी आर्म हो गया, ये वाला क्यू आर्म हो गया। पी आर्म और क्यू आर्म दोनों कैसे हैं बच्चों? सेम लेंथ में, लगभग साइज बराबर है। पी आर्म एंड दिस इज योर क्यू आर्म, centromere at the center, centromere at the center, this is known as metacentric chromosome। हमने क्या लिखा? पोजीशन कैसे दिखती है इसकी? अगर इसका शेप देखा जाए तो शेप कैसा दिख रहा है बच्चों? तो शेप आप देख रहे हो वी शेप स्ट्रक्चर बन रहा है। कैसा बन रहा है?
वी शेप स्ट्रक्चर बन रहा है इसका, वी शेप स्ट्रक्चर बन रहा है। तो दिस इज योर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसमें आपका सेंट्रोमियर इन द मिडिल ऑफ द पी एंड क्यू आर्म का साइज बराबर, तो कहेंगे पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर सेंट्रल, दैट इज लेंथ ऑफ क्रोमैटिड ऑफ इक्वल साइज एंड क्रोमोसोम इज वी शेप। ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्रोमोसोम कैसा दिखता है यहाँ पे? जनरली वी शेप क्रोमोसोम दिखता है हमारा। ये वाली पॉइंट हमें हमेशा याद रखनी है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के लिए। एक क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पूछा गया है कि भाई डिपेंडिंग अपॉन द सेंट्रोमियर की पोजीशन पे मेटासेंट्रिक केस में क्या हो रहा है, सब मेटासेंट्रिक कैसा शेप होगा, एक्रोसेंट्रिक का शेप कैसा होगा, टीलोसेंट्रिक का शेप कैसा होगा। तो हमें यहाँ पर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का शेप मिल गया, दैट इज वी शेप, दिस वन। अब हम मूव करते हैं आगे की तरफ, देखोगे सी दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, याद रहेगा या यस। ओके। अब अगला पॉइंट समझो बच्चों, अगर हम इस अगले पॉइंट को देखते हैं, यहाँ पर क्या है, मैंने सब मेटासेंट्रिक लिया है, ये वाला मैंने समझा लिया, ये वाला हमने कर लिया। अब आते हैं इस वाले पॉइंट पर, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम पर। तो जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, यानी कि दिस वन, इस केस में आप देख रहे हो, ये मैंने पी आर्म कहा था, पहले भी कहा था पी आर्म ये वाला है और क्यू आर्म ये वाला है, यानी मैं इसको सीधा खड़ा कर दूं तो मेरे पास डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, ये लाइक पी आर्म इज स्मॉलर और क्यू आर्म एज कंपेयर टू लार्जर, ठीक है, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। तो एग्जैक्टली जब क्रोमोसोम ऐसा होगा तो आपका क्रोमोसोम सीधे सीधे खड़ा नहीं होता, वो एक शेप को डिफाइन करता है, एक पर्टिकुलर शेप में पोजीशन शो करता है। तो आपका पोजीशन कुछ ऐसा दिखता है क्रोमोसोम का। और ये क्रोमोसोम की शेप कैसी दिख रही है? एल शेप दिख रही है, प्रॉपर एल शेप। ये वाला वी शेप था, ये एल शेप है। तो आपके जो क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक वाले होंगे, देयर वी नो दैट लेंथ ऑफ वन ऑफ द क्रोमैटिड इज स्मॉलर, यानी पी वाला स्मॉलर जनरली होता है एंड क्यू वाला लार्जर होता है। और जनरली या फिर हम कहते हैं एक छोटा एक बड़ा, अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में आ जाए तो शेप जो क्रोमोसोम बनती है वो एल शेप बनती है। तो शेप ऑफ द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इज एल शेप, शेप ऑफ द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इज वी शेप। ये दो पॉइंट में याद होने चाहिए। इजी, कूल, सी नाउ, यस सर। ओके गुड। Now we can move to the third category. जो थर्ड कैटेगरी हमारे पास है, दैट इज योर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम की कैटेगरी है। तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या हो रहा है, देखो यहां पर हमने देखा कि हमारा जो सेंट्रोमियर है वो सिचुएटेड हो रहा है लगभग लगभग एंड पॉइंट तक पहुंच रहा है। अभी एंड पॉइंट पे नहीं है, थोड़ा सा दूर है, एक्रोसेंट्रिक है। तो यहां पर आपका पहला वी शेप था, फिर एल शेप बना। अब जो कंडीशन क्रोमोसोम की ऐसी है कि एक क्रोमैटिड आपका छोटा, बहुत छोटा, दूसरा क्रोमैटिड आपका बड़ा। तो जनरली आपको यहाँ पर जे शेप स्ट्रक्चर दिखता है। कैसा? जे शेप। जे कैसे बनाते हैं हम लोग? ऐसे बनाते हैं ना जे, राइट, लाइक दिस, ऐसे बनाते हैं। उल्टा दिख रहा था यहाँ पे, ये डायग्राम है। तो अगर हम ऐसा बनाएं तो मैं अगर कह लूं सेंटर में मैंने यहाँ बनाया, तो एक क्रोमैटिड मैंने ये बना ली छोटी सी, और दूसरी क्रोमैटिड ये वाला बना दी। तो क्या कहते हो गया ना कैसे जे शेप। तो आप इसको ऐसे रखा, क्योंकि सर ये थोड़ा उल्टा सा है, तो इसको उधर घुमा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमोसोम ऐसे या ऐसे, लेकिन शेप कैसी है इसकी? जे शेप है। ये एल शेप है, एल में ये वाला थोड़ा बड़ा, थोड़ा छोटा रहता है, ये वाला ज्यादा बड़ा होता है। जे शेप में ये वाला पोर्शन थोड़ा और छोटा रहता है और ये वाला बड़ा होता ही है। तो दिस इज डन, जे शेप स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया। तो कौन से क्रोमोसोम के शेप में we find J shape structure? तो we find acrocentric chromosome would show your J shape structure, would show your J shape structure. Done. Now last वाला कौन से हम लोग लास्ट वाले पॉइंट पर देखिए, and the last one is your telocentric. telocentric में जो P आर्म थी या एक पर्टिकुलर आर्म, वो अब सेंट्रोमियर पहुंचते पहुंचते टर्मिनल एंड तक पहुंच गया। अब बेचारी कोई आर्म बची नहीं, खाली एक आर्म रह गई है वहां पर। तो क्योंकि एक आर्म के टर्मिनल सेंटर तक हमारा सेंट्रोमियर पहुंच चुका। तुम कहेंगे टीलोसेंट्रिक केस में पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर एट वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम, that is the length of one of the chromatid is very 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 short. दिखती भी नहीं है, कई बार बहुत छोटा सा बना, चाहे हल्का सा बना सकते हो, अदरवाइज बहुत टर्मिनल लाइन तक पहुंच गया। अब तो शेप बनती है वो कैसी? आई शेप। आई शेप मतलब ये पूरा आई हो गया एक क्रोमैटिड का,
और ऊपर की तरफ ये सेंट्रोमियर दिख रहा है तो डॉट दिख रही है, ये बना दिया हमने डॉट, तो आई शेप स्ट्रक्चर हो गया। तो टीलोमेयर सेंटर टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कैसे होंगे? आई शेप। एक्रोसेंट्रिक कैसे होंगे? जे शेप। सब मेटासेंट्रिक कैसे होंगे? एल शेप। और मेटासेंट्रिक कैसे होंगे? वी शेप। तो आपको शेप डिफाइन हो गई डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के बेस पर। तो ये हमारा था एग्जैक्टली पोजीशन ऑफ द ये टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन of the centromere, that is your primary constriction. Is this point clear? Is this point clear to everyone? Yes, sir. Any doubt बच्चों? याद रह जाएगा आपको? चलिए, see, move to the next point. अब हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन की, यानी अभी हमने क्रोमोसोम को देखा, उसकी शेप देखी। अब ये क्रोमोसोम किसका बना हुआ है, इसके कंपोजिशन क्या पार्ट है, एग्जैक्टली कितने परसेंटेज में डीएनए है, कितने परसेंट इसमें आरएनए है, कितने परसेंट हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और मेटालिक आयन है, तो कौन सा है। तो मैं ये कहता हूं, आपको अगर ये परसेंटेज याद नहीं होती है तो चल जाएगा, लेकिन आपको क्रोमोसोम में क्या-क्या कंपोनेंट है ये आपके माइंड में क्लियर होना जरूरी है। ये जरूर याद रखना है आपने कि क्रोमोसोम में डीएनए तो होता ही है, सबको पता है सर, डीएनए तो है ही है, डीएनए ही तो कॉइल कर रहा था हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर पर। तो हिस्टोन प्रोटीन एक तो हो गया, डीएनए मिलेगा। अगर मैं साथ साथ बताऊं, परसेंटेज डीएनए की ज्यादा होती है, 31% के आसपास होता है। डीएनए है, वहां पर कुछ आरएनए भी मिलता है, तो आरएनए का अमाउंट 15% रहता है। यस, हम जानते हैं हिस्टोन प्रोटीन बिल्कुल थी, क्योंकि डीएनए रैप करता था हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पैकेजिंग के लिए, ताकि डीएनए आपस में लेंथ जो डीएनए की है वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पैक हो जाए। जैसे कि हम अपनी मंजे के चक्रे पर ऊपर लपेटते हैं तो बहुत बड़ा 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर का जो धागा होता है मंजा, वो आपके छोटे से चक्रे के अंदर लपेट जाता है। वैसे डीएनए आपके हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप होकर न्यूक्लियोसोम बनता है। अब इस रैपिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन के बाहर से एक ऐसी प्रोटीन होती है जिसको नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं या पैकेजिंग प्रोटीन भी कहा जाता है, ताकि ये जो रैपिंग हुई है, ये जो कॉइलिंग हुई है, इसको स्टेबलाइज किया जाए, ऐसा ना हो कि अनकॉइल हो जाए। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी वहां प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, आरएनए भी है, डीएनए भी है। ये तो बात समझ आ जाती है। हिस्टोन प्रोटीन का परसेंटेज काफी अच्छा रहता है, 36% रहता है, डीएनए से ज्यादा ही है, आरएनए 15% है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन पैकेजिंग प्रोटीन होती है, H1 प्रोटीन कहते हैं, दैट इज 28% ओनली। अब मेटल आयन कौन से हैं जो एग्जैक्टली इस क्रोमोसोम के बाइंडिंग या उसके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है? मैग्नीशियम, कैल्शियम आयंस इन्वॉल्व है। तो इनका अमाउंट बहुत कम होता है, बहुत ट्रेस अमाउंट होते हैं, तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो याद करने की इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं चांस ना लो, कर लेना, पर ये वाला पॉइंट अच्छे से करना है आपने। कंपाउंड में कौन-कौन से क्रोमोसोम के अंदर कौन-कौन से कंटेंट है वो जरूर पढ़ना है। चलो, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay, now we can study next portion. See बच्चों, अब क्रोमैटिन के टाइप, क्रोमैटिन जो हम पढ़ेंगे, क्रोमैटिन के टाइप देखेंगे कैसा होता है क्रोमैटिन। आप देखो, आपने जब क्रोमोसोम पढ़ते हो, जस्ट चेक ना, यस, जब हम क्रोमोसोम को पढ़ते हैं तो क्रोमोसोम क्रोमैटिड थ्रेड से बना होता है। तो थ्रेड जो है क्रोमैटिन थ्रेड, वो कई टाइप में जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, इसको हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। कुछ डीएनए या कुछ क्रोमैटिन का पोर्शन ऐसा होता है जो बहुत कंडेंस होता है, वहां पर ग्वानिन एंड साइटोसिन का न्यूक्लियोटाइड का रेशो ज्यादा है एज कंपेयर टू एडेनिन एंड थायमिन के। तो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर क्रोमैटिन थ्रेड बनता है, ये जानते थे हम कॉइलिंग से। तो डीएनए का जो अमाउंट है, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है हेटेरोक्रोमैटिन वाले पार्ट में, वहां वाले रीजन में जी और सी, ग्वानिन और साइटोसिन
ज्यादा मिलता है। ग्वानिन और साइटोसिन अगर देखें डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर, थोड़ा आइडिया लगाते हैं इस तरह से। मान लीजिए जी यहाँ पर है, अगर सी यहाँ पर है, तो आप सब जानते हैं जी और सी जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। और हम बात करते हैं अगर एडेनिन और थायमिन की, अगर एडेनिन यहाँ पर है तो थायमिन यहाँ होगा, तो हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स वुड बी देयर? ओनली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स वुड बी देयर। ठीक है, तो आपका जीसी वाला अमाउंट अगर ज्यादा है, डीएनए में रिपीटिशन ऑफ जीसी है हर कुछ टाइम के बाद यहाँ पर जीसी लाइक तो जीसी कंटेंट इज मोर, तो ये ऐसा जहां पर क्रोमोसोम का पोर्शन या डीएनए का पोर्शन जहां पर जीसी कंटेंट मोर है 80 कंपैरिजन में, वो रीजन आपका क्रोमैटिन का कंडेंस क्रोमैटिन बना देगा। इसको हम हेटेरोक्रोमैटिन के नाम से जानते हैं। अब ये हेटेरोक्रोमैटिन जो होता है इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है हेटेरोक्रोमैटिन। तो ये पॉइंट याद रखना, हेटेरोक्रोमैटिन के अंदर पहला पॉइंट हमने ये रखा, ये जीसी रिच होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, राइट, यानी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है इस पोर्शन का। तो ये कौन सी रीजन मिल रहे होते हैं? तो हेटेरोक्रोमैटिन पोर्शन आपको सेंट्रोमियर वाले रीजन पर, प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन पर हो गया, ऊपर सैटेलाइट डीएनए हो गया, ये जो है हेटेरोक्रोमैटिन के पार्ट होते हैं। तो चलो अब हमारी बुक क्या कहती है देखते हैं। पहले हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन की बात अगर कहो तो यूक्रोमैटिन आपका कैसा होता है? यूक्रोमैटिन बच्चों इसको ट्रू क्रोमैटिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? ट्रू क्रोमैटिन भी कहते हैं। ट्रू क्रोमैटिन भी कहा जाता है आपके किसको? यूक्रोमैटिन को। और हेटेरोक्रोमैटिन को कंडेंस क्रोमैटिन कहते हैं, कंडेंस क्रोमैटिन। इज दिस पॉइंट क्लियर? अगर ये वाला पॉइंट याद रहता है कि यार हेटेरोक्रोमैटिन कैसा है, कंडेंस्ड है, और यूक्रोमैटिन कैसा है, आपका ट्रू क्रोमैटिन है, यानी इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। तो यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, मेरे पास स्पेस है। आपका कैसा है ये यूक्रोमैटिन? इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। जहां पर डाउट लगे मेरे बच्चों पूछ जरूर लेना, पूछ जरूर लेना। एक बार देखो चेतना ज्वाइन कर लिया नहीं किया, थोड़ी बेचारी इसका नेट थोड़ा इशू हो गया। चेतना 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 नहीं ज्वाइन कर पाई। वेट, या आप क्या? तो एग्जैक्टली याद रहेगा बच्चों। पॉइंट क्या हमारा? पॉइंट ये था कि हमारा यूक्रोमैटिन कैसा है, तो हमने कहा यूक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। ये आपका अगर स्टेन करें हेटेरोक्रोमैटिन को, डार्कली स्टेन होता है, डार्कली स्टेन होता है। अगर डाई डालते हैं, स्टेन करते हैं, तो ये वाला पोर्शन हेटेरोक्रोमैटिन रीजन वो क्रोमोसोम का डार्कली स्टेन होगा। कैसा होगा? डार्कली स्टेन। राइट। और आपका ये जो यूक्रोमैटिन वाला पोर्शन है, दिस विल बी लाइट स्टेन। ये कैसा होगा? लाइट स्टेन करेगा। तो ये कुछ पोर्शन थे, कुछ आइडिया थे जो आपको माइंड में जरूर होना चाहिए यार। चलो देखते हैं इसके अलावा और क्या है। तो it was observed that when chromosome are stained with a dye like एसिटोकार्मीन, याद कर लेना इस डाई का नेम एसिटोकार्मीन। एसिटोकार्मीन जो है आपकी डाई यूज की आती है, स्टेन यूज की आती है आपके क्रोमोसोम को या न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए। तो एसिटोकार्मीन यूज कर सकते हैं, या फॉल्जिन स्टेन भी यूज करते हैं। फॉल्जिन स्टेन, ये फॉल्जिन अलग वर्ड है और स्टेन अलग वर्ड है। तो फॉल्जिन स्टेन भी यूज कर सकते हैं। तो फॉल्जिन स्टेन and acetocarmine are the stains which are used for the
स्टेनिंग ऑफ योर क्रोमोसोम या न्यूक्लियस, राइट। तो वी विल ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया, चलो देखते हैं। उससे पहले इसका मैं एक स्नैपशॉट आपको दे देता हूं। इसकी कोशिश करूंगा तो आपकी फाइल बनाकर प्रॉपर्ली एक पीडीएफ फाइल आप लोगों को शेयर कर दूंगा मैं। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दीस क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, सो दिस पॉइंट इज क्लियर। तो हमने कहा कि यस, हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन में हेटेरोक्रोमैटिन वाले पार्ट को देखेंगे तो हमने कहा भाई हेटेरोक्रोमैटिन एग्जैक्टली क्या कर रहा है, दिस रीजन गेट डार्क स्टेज, हमने बात कर ली है, बता चुका हूं, ड्यूरिंग इंटरफेज स्टेज। अब ये इंटरफेज स्टेज जानते हो आप लोग, इंटरफेज स्टेज कौन सी होती है? जब सेल साइकिल पढ़ते हो, कोई बताएगा मुझे इंटरफेज बच्चों, इंटरफेज स्टेज एनीबॉडी? ये जीवन स्टेज हो गया सेल साइकिल का, ये एस स्टेज हो गया, है ना, एस स्टेज सिंगल स्टेज, ये G2 स्टेज हो गया, और ये बचा हुआ स्टेज जो है आपका बचा लिया, इसको हमने कहा दिया एम फेज, ठीक है। एम फेज मतलब मल्टीप्लिकेटिव फेज। तो सेल साइकिल में ये स्टेजेस होती हैं G1, S, G2 और M फेज, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि G1 से लेकर स्टार्ट करूं मैं और G2 तक चला जाऊं, राइट, G1 से लेके S, G2, इन तीनों फेज को अगर मैं इंक्लूड कर लूं तो मैं इसको इंटरफेज कह सकता हूं। क्या कहता हूं? इंटरफेज। तो इंटरफेज इज इक्वल टू सेल साइकिल का G1 प्लस S प्लस G2, इन तीनों को मिला दूंगा तो मैं कहूंगा इंटरफेज। तो इंटरफेज आपका ये वाला हो गया, यानी कि ये प्लस ये S प्लस G2। अब कौन सा बचा? एम फेज बचा खाली। तो ये कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन जो होता है, यानी कंडेंस्ड क्रोमैटिन जो है, एग्जैक्टली दिस क्रोमैटिन पोर्शन, हेटेरोक्रोमैटिन पोर्शन डार्कली स्टेन होता है। कौन सी फेज में दिखता है जनरली इसको? हम कह सकते हैं कि ये इंटरफेज के दौरान अगर स्टेन किया जाए तो डार्कली स्टेन दिखेगा। और ये जेनेटिकली इनएक्टिव है, जैसा कि मैंने कहा था कि यार जो हेटेरोक्रोमैटिन है वो कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो आरएनए नहीं बनेगा डीएनए का, आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन ही तो आपकी बॉडी का मेकअप है जो आपको दिखाता है कोई कैरेक्टर जीन कैसा है। तो एग्जैक्टली हम कहते हैं कि यार हेटेरोक्रोमैटिन से कोई प्रोटीन नहीं बनने वाला, कोई प्रोटीन नहीं बनने वाला। तो दैट इज वी कैन से जेनेटिकली इनएक्टिव। क्या ये पॉइंट समझ आया? पहले बताओ, व्हाई वी कॉल हेटेरोक्रोमैटिन रीजन ऑफ अ क्रोमैटिन एज अ जेनेटिकली इनएक्टिव? क्या इसमें कोई डाउट? यस बच्चों, क्यों कह रहे हैं जेनेटिकली इनएक्टिव? सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, देखो जेनेटिकली इनएक्टिव इसलिए कह रहे हैं हेटेरोक्रोमैटिन को कि मैं यहाँ पर एक कलर लेता हूँ, बताता हूँ। यहाँ लेते हैं, ये लिया मैंने हेटेरोक्रोमैटिन। चलो, ये डीएनए का वो क्वेश्चन है, बहुत कंडेंसली पैक्ड है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का, ये काफी ज्यादा, ये कैसा रीजन है डीएनए का? हेटेरोक्रोमैटिन है। चलो, हेटेरोक्रोमैटिन का कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब इसका आरएनए नहीं बनेगा। ये डीएनए है तो डीएनए का आरएनए नहीं बना। जब आरएनए नहीं बनेगा यानी कि हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, नहीं होगा। तो जब आरएनए एमआरएनए नहीं बना है इसका, तो क्या प्रोटीन बन पाएगा? आप कहोगे सर नहीं, प्रोटीन भी नहीं बनेगा। तो इसका कोई जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये एक्सप्रेस नहीं करता है। कौन? हेटेरोक्रोमैटिन एक्सप्रेस नहीं करता है। तो हेटेरोक्रोमैटिन जब एक्सप्रेस नहीं करता है तो इसको हम जेनेटिकली इनएक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे? जेनेटिकली इनएक्टिव कहेंगे। इसके कंपैरिजन में आओ, यूक्रोमैटिन बनाते हैं। मान लीजिए ये मेरा यूक्रोमैटिन है, डीएनए ही है, लेकिन डीएनए का ऐसा पोर्शन है जहां पे जीसी ज्यादा नहीं है, और ये यूक्रोमैटिन है, लाइकली स्टेन होता है। इसको जब आपने इसका डीएनए से आरएनए बना, बिल्कुल बना, यानी ये बन गया एमआरएनए। इस प्रोसेस का नाम दिया ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम दिया जो? ट्रांसक्रिप्शन। कोई डाउट तो पूछ लेना प्लीज। ट्रांसक्रिप्शन करा तो एमआरएनए बना, और एमआरएनए से क्या बना? प्रोटीन बन गया। तो यहाँ प्रोटीन बन रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है। तो प्रोटीन जब बनेगा तो हम ये कह सकते हैं कि यार इस वाले जीन से तो एक्सप्रेशन हो रहा है, इस वाले जीन का तो एक्सप्रेशन हो रहा है। देखो यहाँ पर
डीएनए, इस पर्टिकुलर डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, तो ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। तो ये अपना इफेक्ट शो करेगा प्रोजेनी में, इसके प्रोटीन बनेंगे, इसके कैरेक्टर शो होंगे जीन के, तो उसको ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कहा जाएगा। और हेटेरोक्रोमेटिन की बात करेंगे तो ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। क्यों? इसका डीएनए ना तो आरएनए बना पाएगा, जब आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन बनने का मतलब ही बनता है, इसका नो ट्रांसक्रिप्शन, कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा, इसलिए हेटेरोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव कहा गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? Yes, sir. एनी Yes. कोई बच्चों और जिसको अगर थोड़ा सा पूछना है तो पूछ लो प्लीज, है ना, बाद में दिक्कत ना हो, आपको रिवाइज करना है अपने बहुत अच्छे से, एक एक चीज को एकदम लर्न कर लेना है, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है, एक एक पॉइंट, तभी हम सक्सेस ले पाएंगे, तभी रिजल्ट आपका डिफाइन होगा एग्जैक्टली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ये पॉइंट हमें समझ आ गया तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सी, अब यहां देखना, मैंने क्रोमोसोम लिया पूरा, मैं आपको कुछ रीजन डिफाइन करना चाहता हूं कि यूक्रोमेटिन एक क्रोमोसोम के अंदर कहां मिलता होगा और हेटेरोक्रोमेटिन कहां मिलता होगा, जिससे आपका ये कांसेप्ट है थोड़ा और बिल्ड हो जाएगा और अच्छा समझ आ जाएगा, चीजें और अच्छे से बैठ पाएंगे। ये क्रोमोसोम सबने देखा है, बिल्कुल देखा सबने। अब मैं कहता हूं कि क्रोमोसोम के ये वाला पोर्शन क्या है बच्चों, सेंट्रोमियर है। क्या है? सेंट्रोमियर है। तो सेंट्रोमियर जो पोर्शन है मैंने ब्लू से दिखाया, इसके पास में यहाँ वाला पोर्शन, यहाँ वाला पोर्शन, यानी सेंट्रोमियर के आसपास वाला रीजन, है ना, कैसा होता है, थोड़ा ज्यादा कंडेंस होता है, उसमें जीसी रिच रीजन मिलता है, ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा मिलते हैं। तो ये जो रीजन है ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। थोड़ा ऊपर चले क्रोमोसोम में, तो ये आपको लाइट कलर रीजन दिख रहा है, लाइट कलर रीजन क्रोमोसोम का, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इसी तरह से यहां से यहां तक क्रोमोसोम का लाइट पोर्शन दिख रहा है और यहां से यहां तक दिख रहा है ना। ये आपका रीजन कैसा बच्चों, यूक्रोमेटिन है। कैसा है ये क्रोमोसोम का रीजन, यूक्रोमेटिन है। तो यूक्रोमेटिन लाइटली स्टेन हो गया, हेटेरोक्रोमेटिन डार्कली स्टेन हो गया। तो सेंट्रोमियर कैसा है, हेटेरोक्रोमेटिन। ये जो क्रोमेटिन का रीजन है, ये वाला पोर्शन कैसा है, यूक्रोमेटिन। लेकिन क्रोमेटिन के ऊपर टर्मिनल पे जाओ, टर्मिनल एंड पे जाओ, तो फिर आपको हेटेरोक्रोमेटिन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हेटेरोक्रोमेटिन। तो ना तो ये वाला पोर्शन ट्रांसक्रिप्शन में कर पाएगा, ना ये वाला, यानी टिप ऑफ द या हेड ऑफ द क्रोमेटिड भी हेटेरोक्रोमेटिन है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। सेंट्रोमियर वाला रीजन भी ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। ओनली क्रोमेटिड का ये मिडिल वाला रीजन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। इसका मतलब इससे इस वाले पोर्शन में जीन जो मिलेंगे उससे एमआरएनए बनेगा, उससे प्रोटीन बनेगा। इस वाले रीजन के अंदर जो जीन्स होंगे, डीएनए होंगे, वो कभी भी प्रोटीन नहीं बना पाएगा। ऐसे यहाँ वाले पोर्शन का भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, कोई प्रोटीन नहीं बनेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. गुड। See now, अब थोड़ा सा आगे चलूंगा, तो मैंने कहा अभी हेटेरोक्रोमेटिन दिखाया था, यूक्रोमेटिन लोकेशन दिखा देता हूं। अब यूक्रोमेटिन को डिफाइन कैसे करते हैं, यूक्रोमेटिन रीजन कैसा है, लाइटली स्टेन है, तो दिखता है लाइटली स्टेन है, बिल्कुल। ड्यूरिंग इंटरफेस दिस पोर्शन इज जेनेटिकली एक्टिव, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। रिच इन लूजली पैक्ड डीएनए, कैसा डीएनए होता है, यहाँ पर लूजली पैक होता है, और इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन अकर हियर इन द यूक्रोमेटिन रीजन ऑफ द क्रोमोसोम। ये बात हम कर चुके हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे कोई चीज पूछनी है आपको, समझ आ गई है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए फिर। अब मैं आपको एक छोटा टॉपिक बताऊंगा, कैरियोटाइपिंग या इडियोग्राम क्या होता है। अभी तक हमने क्रोमोसोम को शेप देखी, एल वी शेप क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक में, एल शेप क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक में, फिर एक्रोसेंट्रिक में जे शेप क्रोमोसोम, फिर आपका लास्ट था टीलोसेंट्रिक जिसमें आई शेप क्रोमोसोम था। ठीक है, क्रोमोसोम में दो रीजन मिल गए, हेटेरोक्रोमेटिन पार्ट एंड यूक्रोमेटिन पार्ट। यूक्रोमेटिन का पार्ट है बेसिकली, ये भी समझ आ गया।
फिर हमने कहा कि चलो क्रोमोसोम को अलाइन कर देते हैं। हमारे पास 46 क्रोमोसोम मान लीजिए, 46 क्रोमोसोम का मतलब होता है 23 पेयर क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर, 2 का पेयर, 3 का। तो कुछ क्रोमोसोम की हाइट ज्यादा होती है, लंबे होते हैं, कुछ क्रोमोसोम साइज में छोटे होते हैं। तो क्रोमोसोम की हाइट के बेसिस पर अगर मैं क्रोमोसोम को अलाइन कर दूं और उनको एक ग्राफिकल मेथड के थ्रू, पिक्चोरियल के थ्रू शो कर दिया जाए, that graphical या pictorial representation of the chromosome on the basis of the height of the chromosome, right, size of the chromosome, we call this pattern, we call this method of representation is called karyotyping। इसको karyotype कहा जाता है और ideogram कहा जाता है। ठीक है, तो क्या पॉइंट क्लियर होगा? आप देखो कैसा दिखता है। डेफिनेशन क्लियर करने से पहले मैं आपको ideogram दिखाता हूं। ऐसा कुछ होता है, देखो ये क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर है, यानी 1 and 1, एक और दो क्रोमोसोम नंबर 1, यानी जब मैंने कहा 23 पेयर्स, तो मैंने क्या कहा था 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को उनके लेंथ के बेसिस पर शो किया गया है। लेकिन ये जो आइडियोग्राम है क्रोमोसोम 1 तो मैंने शो कर रहा हूं, यहां पर मैं एक एक्स्ट्रा चीज, एक जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी को शो कराने के लिए भी ये पैटर्न बहुत अच्छे से बता सकता है। तो यहाँ पर x x y है, होना चाहिए x y, एक x एक्स्ट्रा है जो कि इसमें आसानी से शो किया गया है। पर आपको ये समझना है खाली कि यस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ या साइज ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड कैरियोटाइपिंग या आइडियोग्राम। कि क्रोमोसोम को उनकी हाइट के बेसिस पर अरेंज करना, अलाइन करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैरियोटाइपिंग या आइडियोग्राम। तो क्रोमोसोम 1 का पेयर हो गया, ऐसा होता है। क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 3 का पेयर ऐसा होता है। क्रोमोसोम 4 का साइज ऐसा होता है, 5 का ऐसा होता है, 6 7 8 9 10 11 12। तो हमें ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि क्रोमोसोम 1 जो है आपकी बॉडी का पेयर, वो सबसे बड़ा साइज का है, 2 से छोटा है, और चलते चलते 18 19 20 21 22, ये 22 जो बात हुई 22 पेयर तक ऑटोसोम थे यहाँ तक। These all are autosome 1 से लेके 22 पेयर्स तक हमने कहा ऑटोसोम, राइट। लास्ट वाला यहाँ पर एब्नॉर्मलिटी शो की गई है इस डायग्राम के अंदर, मीनिंग कि एक पर्सन नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल होता तो एक एक्स होता है इसके पास और एक वाई होता है, यानी ये वाला नहीं होता, ये वाला नहीं होता। मैं इसको ये व्हाइट से कर देता हूँ, ये वाला यहाँ पर नहीं होता। अगर मैं इसको हटा दूं तो ब्लैक से कर देता हूँ, अब नॉर्मलिटी आपको दिख जाएगी। यहाँ पर मैंने इसको कर दिया ब्लैक से, क्लियर। अब आप कहोगे सर ये कंडीशन ठीक है, अब ये एक नॉर्मल पर्सन का आइडियोग्राम बन गया। क्या बन गया? ये एक नॉर्मल पर्सन का आइडियोग्राम बन गया, जिसमें अब आप क्लियरली आप देख सकते हो क्या कंडीशन है। तो 22 ऑटोसोम हो गए पेयर, 1 सेक्स क्रोमोसोम का पेयर हो गया, जिसमें एक एक्स होता है एक वाई, यानी मेल। अगर दोनों एक्स एक्स होते तो ये कौन होता? फीमेल। ठीक है बच्चा, तो ये क्या हो गया? एक नॉर्मल पर्सन का कैरोटाइप या आइडियोग्राम हो गया। तो अब इससे आपके माइंड में क्लियर हुई, कुछ पॉइंट क्लियर हुआ कि कैरोटाइपिंग या आइडियोग्राम होता क्या है। डन? यस सर। ओके, नाउ सी, इसको हम अगर कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हम देखें तो क्या कहेंगे? देखिए पीछे लेके जाता हूं आपको मैं। सी, हमने कहा सी कैरोटाइप आइडियोग्राम एक पिक्टोरियल यानी पिक्चर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन है ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम 1 आपस में एक मदर से आया हुआ क्रोमोसोम है, एक फादर से आया हुआ क्रोमोसोम है। ठीक है, एक मैटरनल क्रोमोसोम होता है, इसमें एक पैटर्नल क्रोमोसोम होता है। पैटर्नल एफ से कह दिया, मैटरनल एम से कह दिया, दोनों का एक एक क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम 1। तो ये दोनों कैसे हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम 2 का पेयर जो है होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो हमने कहा होमोलोगस क्रोमोसोम को अलाइन किया, तो लिखा यस, दिस इज व्हाट a representation of homologous chromosome in decreasing order of their length। तो क्रोमोसोम सबसे पहले कौन बनाया जाएगा? जो सबसे ज्यादा हाइट वाले हैं, जो कि क्रोमोसोम 1 ही सबसे हाइट वाले हैं।
ऑन द बेसिस दे डिक्रीजिंग लेंथ एक्सेप्ट सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ दिया जाए, वो हम बाद में बना सकते हैं कॉल कैरोट, इसको हम कैरोटाइप कहा जाता है। तो 1 से लेके 22 तक, 1 से लेके 22 तक हम क्रोमोसोम को अलाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ। सेक्स क्रोमोसोम को हम छोड़ देते हैं कि वहां उसको लेंथ की डिफाइन नहीं करते, लेकिन उसके बाद में इसको वहां पे शो किया जाता है। दिस इज कैरोटाइपिंग जो हमने पीछे देखा। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरोटाइप इज कॉल्ड इडियोग्राम। हमने अरेंज कर दिया। अब इस डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन को हमने इडियोग्राम भी कहा। वेयर क्रोमोसोम हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म आर ऑर्डर्ड इन अ सीरीज ऑफ डिक्रीजिंग साइज, साइज के बेस पे डिक्रीज करते हुए हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म को शो किया जाए, इसको इडियोग्राम कहा जाएगा। ठीक है। होमोलोगस यानी अगर मैं कहता हूं, यहां देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर क्रोमोसोम का पेयर दिखाया होमोगोल, तो ये कैरोटाइप हो गया। खाली अगर एक हैप्लॉइड लेते, खाली है ना, एक सेट क्रोमोसोम लेता मैं, खाली पूरा पेयर ना लेकर लेता और उसको अरेंज करता, उसको इडियोग्राम कहता। चलो, अब हमने यहाँ पर अपने क्रोमोसोम के टाइप समझ लिए, हमने डेफिनेशन इडियोग्राम और कैरोटाइप होता क्या उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले ली। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम को लेकर। आपके माइंड में ये चीज बातें जरूर आती होंगी बच्चों कि कुछ क्रोमोसोम कुछ बुक्स के अंदर दिखाए गए हैं, एडवांस बुक्स हम पढ़ते हैं, एम्स के में काफी क्वेश्चन आते थे इस पर, जिपमर में आते थे, बीएचयू में आते थे, एबीयू में आते थे, जब ये अलग अलग एग्जाम होते थे मेडिकल के। अब जब नीट है तो एम्स भी नीट में ले आए, हम जानते हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि अब उस आपका क्रोमोसोम का टाइप यानी जो लैम्बर्ट क्रोमोसोम है या पॉलीक्लिनी क्रोमोसोम है, उसको क्या होता है एटलीस्ट का पता जो होना चाहिए आपको, और डिटेल नहीं पता है उसकी पता जो ये चीज होती है। इस चलो स्टडी करते हैं। तो कुछ स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम है जिनमें जिनका साइज नॉर्मल क्रोमोसोम से बड़ा हो सकता है, शेप नॉर्मल क्रोमोसोम से डिफर कर सकती है। तो हमने कहा देयर आर सम स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम where chromosome take up special structure in certain organism। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर वो इस तरह के स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड में मिल सकता है क्रोमोसोम, कुछ एनिमल जैसे हैं ड्रोसोफिला वगैरह, उसके सैलिवरी ग्लैंड में स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम मिल सकते हैं, लैंडब्रश या पॉलीटेनी। वो कहां मिलते हैं बताएंगे। तो लार्ज क्रोमोसोम आर कॉल्ड जायंट क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम जिनका साइज बहुत बड़ा था, देखने में काफी बड़े थे, उनको जायंट क्रोमोसोम को कहा गया। देयर आर टू टाइप, उनमें दो कैटेगरी थी, नंबर 1 पॉलीटेनी एंड नंबर 2 लैंडब्रश। ये पॉलीटेनी और लैंडब्रश उनकी शेप के बेसिस पर थे। दोनों ही क्रोमोसोम के जो टाइप हैं जायंट क्रोमोसोम के टाइप हैं, साइज इनका बड़ा होता है नॉर्मल क्रोमोसोम के कंपैरिजन में। ये जो पैलिटेनी या पॉलीटेनी क्रोमोसोम है या लैंडब्रश क्रोमोसोम है बच्चों, इन क्रोमोसोम में बेल्बियानी रिंग्स मिलती हैं। बताऊंगा कहां होती है बेल्बियानी रिंग्स, आई विल शो यू द डायग्राम पोजीशन भी। अभी आप एक वर्ड समझो, बेल्बियानी रिंग कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, वहां पर आपको ये जो बेल्बियानी रिंग्स हैं, ये लूप्स जो बन रहे हैं, वहां पर आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं काफी ज्यादा। कैसे होता है प्रोसेस दिखाता हूं आपको, कहां ये बेल्बियानी रिंग मिलती है और कहां, और इन जायंट क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सी है। उससे पहले एक स्नैप ले लीजिए। सी, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, ये पॉलीटिनी क्रोमोसोम शो किया गया है, पॉलीटिनी क्रोमोसोम है ये थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा था। कहीं कहीं पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर देखें, यहां मैं लोकेट करता हूं, इससे बेटर समझ आपको आ जाएगा। इस पर्टिकुलर लोकेशन को देखो, इस पर्टिकुलर लोकेशन को देखो, जहां जहां पे थोड़ा सा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है पॉलीटिनी। तो अगर क्रोमोसोम इस वाले पोर्शन को मैंने और एनलार्ज किया तो मुझे ये क्रोमोसोम, ये थ्रेड जो स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन देखो पफ बना हुआ है। क्रोमोसोम कैसे होना चाहिए था भाई, ऐसे करके थ्रेड होना चाहिए था, लेकिन कहीं कहीं पे क्या हो रहा है, ये इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर या बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, पफ लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये जो पफ लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर या यहाँ पर इस रीजन में, इसको थोड़ा सा और एनलार्ज किया, देखा कि यार यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला यहाँ पर ये अंदर जो पोर्शन है, ये अनपफ रीजन है, ये पफ रीजन है।
तो पफ रीजन को थोड़ा सा और स्टडी किया, एनलार्ज किया, तो देखा कि यार यहाँ पे कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, लेके ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मिंग। इस पफ लाइक स्ट्रक्चर में ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं लाइक दिस, these are the ring like structures in the puff region of the chromosome, राइट। तो जनरली इंटरफेस केस के दौरान ये पफ लाइक स्ट्रक्चर दिखती हैं, और जब इनको और बड़ा उठा के देखा हमने और इनलार्ज किया पफ लाइक स्ट्रक्चर को, रिंग को, तो देखा कि रिंग में यहाँ पर ये रिंग है और ये क्रोमैटिन रिंग बन गई लाइक दिस, इसे लूप बन गया, पर क्या बन गया, लूप बन गया। इस लूप में यहाँ पर एमआरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो ये पॉलीटीन क्रोमोसोम है, यानी कोई थ्रेड जैसा क्रोमोसोम था, लेकिन बीच बीच में पफ लाइक स्ट्रक्चर बन गया था, लूप बन गए थे, और लूप बनने से वहां पर डीएनए के डबल स्ट्रैंड के बीच में थोड़ा स्पेस आ गया था, है ना। यानी मान लीजिए ऐसा करके ये आया डीएनए, एज्यूम करो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पर। अब इसका अगर ये वाला पोर्शन थोड़ा सा ऊपर उठ जाए और पफ लाइक स्ट्रक्चर बना ले लाइक दिस, फिर वापस आ जाए ऐसे करके, तो देखो डबल स्ट्रैंड होना चाहिए था यहाँ तक, अब क्या हो गया, इस वाले पोर्शन में ये कैसा हो गया, सिंगल स्ट्रैंड हो गया। क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंड हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो ये स्ट्रैंड डीएनए की डबल स्ट्रैंड चल रही है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इस वाले स्ट्रैंड में पफ बन गया, ऊपर की तरफ रिंग लाइक से पफ बन गया वापस, फिर यहाँ पर डबल स्ट्रैंड दोबारा हो गया। तो ये जो पोर्शन जो पफ लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, ये कैसा है, सिंगल स्ट्रैंड है कि नहीं है, बताओ। यहाँ पे डबल स्ट्रैंड था, ये कैसा है, यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड है कि नहीं है पफ, बच्चे बताओ, क्या ये सिंगल स्ट्रैंड दिख रहा है हमें, सिंगल स्ट्रैंड क्या है, बिल्कुल। तो सिंगल स्ट्रैंड होगा तो इसका डीएनए है, ये डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड होने पर आपका आरएनए बनता है। तो जानते हो आप, जब भी डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, इसके एक स्ट्रैंड से आरएनए बनता है, तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो एक स्ट्रैंड का सिंगल स्ट्रैंड फॉर्मेशन एमआरएनए फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो रीजन है, यहाँ पर इसका एमआरएनए बनना शुरू हो जाता है। तो ये पफ जो रीजन बन गया है, या एमआरएनए बनेगा, इसका एमआरएनए सिंथेसिस होगा इस पोर्शन में, और प्रोटीन बनेगी। तो आपको बस ये देखना है कि यार कुछ क्रोमोसोम कुछ एनिमल के, जैसे सैलिवरी ग्लैंड है ड्रोसोफिला का, वहां पर, या और भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके किसी बॉडी ऑर्गन में, हर एक में नहीं, किसी बॉडी ऑर्गन में जो सेल्स हैं, दीज सेल्स के जो न्यूक्लियस है, वहां पर क्रोमोसोम, कुछ स्पेशल टाइप क्रोमोसोम मिल रहे होते हैं, जैसे कि पॉलीटेनी क्रोमोसोम, जैसे ये देखा पॉलीटेनी, इसको पॉलीटीन कहा जाता है, पॉलीटीन। इस पूरे क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, पॉलीटीन, पॉलीटीनी क्रोमोसोम कहा जाता है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर, अब यही पॉलीटेनी क्रोमोसोम एक जाइंट क्रोमोसोम है। ऐसे ही कुछ और क्रोमोसोम मिले जिनका स्ट्रक्चर ब्रश जैसा था, कैसा था, ब्रश जैसा, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके लाइक दिस। तो आपको याद आ रहा होगा, घर में हमारे पास एक ब्रश होता है, और ये ब्रश जो होता है, ये मान लीजिए बीच वाला पोर्शन है, इसको पकड़ के आपने क्या किया, घुमा लिया, ये ब्रश बन गया पूरा, ऐसे राउंड, ऐसे घुमा दिया, ठीक है। सफाई करने के लिए कोई गोल चीज है आपकी, ग्लास है अंदर से और लंबा सिलेंड्रिकल है, उसको साफ करने के लिए ब्रश चाहिए होता है ना आपका, तो ब्रश बन गया ये आपका ब्रश, इसको पकड़ा आपने घुमा दिया, तो इसको नाम दिया लैंप ब्रश। लैंप ब्रश में जो हमारे पास लैंप होती थी बहुत पहले, क्योंकि साइंटिस्ट बकरे काम करते थे, उनको लैंप जलानी होती थी पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, तो लैंप को साफ करने वाला ब्रश जैसा होता था, वैसा ही स्ट्रक्चर इस क्रोमोसोम का दिखा उन्होंने, जाइंट क्रोमोसोम था, इसको नाम दे दिया उन्होंने लैंप ब्रश क्रोमोसोम। तो पॉलीथीनी क्रोमोसोम एंड लैंप ब्रश क्रोमोसोम आर द टू एग्जांपल ऑफ योर स्पेशल काइंड ऑफ जाइंट क्रोमोसोम। क्या ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? यस सर। यस, ये लैंप ब्रश क्रोमोसोम बनाया मैंने। तो बस एक रीडिंग देखते हैं, जरा स्टडी कर लेते हैं हल्का सा, थोड़ा आइडिया मिलेगा। माइंड में एक व्यू तैयार हो चुका है हमारा पॉलीथीन क्रोमोसोम को लेकर। तो क्रोमोसोम वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय बेल्बियानी, एक साइंटिस्ट थे बेल्बियानी, बेल्बियानी साइंटिस्ट ने 1881। नाम आप बेल्बियानी जरूर माइंड में रखना, अगर ये याद नहीं होता तो चल पाएगा, लेकिन नाम जरूर याद रखना है। पॉलीथीन क्रोमोसोम को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया बेल्बियानी ने, और नेम जो रखा पॉलीथीन क्रोमोसोम has been given to them as there occur polytene। polytene का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोनीमेटा और फाइब्रिल इंक्रीज। हमारे पास क्रोमोसोम इस तरह से मिलता है, लेकिन इसमें ये जो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बढ़ रहा था, इस तरह से बढ़ रहा था, ये कुछ नहीं पता, पॉलीटीनी हो रही थी। क्या हो रही थी? पॉलीटीनी हो रही थी। इसको दिया गया नाम पॉलीटेनी। नंबर ऑफ क्रोमोनीमेटा और फाइब्रिल इंक्रीज, लगभग 2000 या उससे ज्यादा पॉलीटीनी हो रही थी क्रोमोसोम पर।
दे आर फाउंड इन द सैलिवरी ग्लैंड, राइट, किसका, ड्रोसोफिला का। ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई है, क्लास 12 के अंदर इसको पढ़ते हैं आप, फ्रूट फ्लाई कहते हैं, कॉमन नेम इसका ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इसके सैलिवरी ग्लैंड में ये पॉलीटेनी क्रोमोसोम मिले, गट वाले सेल्स के अंदर मिले, ट्रैकिया वाला पोर्शन था, ट्रैकिया विंड पाइप, उसके क्रोमोसोम जो सेल्स के क्रोमोसोम वहां मिले, फैट बॉडीज की जो क्रोमोसोम थी उनमें मिली, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, डाइपेक्ट्रन लार्वा, डाइपेक्ट्रा आपके एक तरह के इंसेक्ट्स के लार्वे हैं, डाइपेक्ट्रन लार्वा, लैपिडोपेट्रन लार्वा। तो डाइपेक्ट्रन लार्वा के जो लार्वा के जो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है लार्वा का, एक्सक्रीटरी में एक्सक्रीशन हेल्प करता है, तो उसके अंदर भी आपको पॉलीटेनी क्रोमोसोम मिले। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, आपको एटलीस्ट ये एग्जांपल जरूर याद रखना है, ड्रोसोफिला का सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, ऑफ ड्रोसोफिला में आपके पॉलीटेनी क्रोमोसोम मिले। इजी। आज इतना रखेंगे, टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो आज आपने क्या क्या स्टडी कर लिया, जस्ट एक रिवीजन पॉइंट से देखो। क्रोमोसोम का हमने स्टडी किया, रिवाइज कर रहा हूं, जैसे आपने आज क्या क्या पढ़ा। क्रोमोसोम को आपने उसके पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के बेस पे डिवाइड किया, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, इसके बारे में डिटेल स्टडी कर चुके हैं। इनकी शेप इंडिविजुअल आप याद रखेंगे, ये हमने पढ़ लिया। फिर आज हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने इन तीनों सभी के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ली। फिर हमने केमिकल कंपोजिशन पढ़ा था आज, कि सेल के आपके क्रोमोसोम में क्या क्या होता है, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और मेटालिक आयन, कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। परसेंटेज याद करो तो अच्छी बात, नहीं करो तो एटलीस्ट ये तो याद होना ही चाहिए। चलिए, फिर हमने क्या किया, क्रोमैटिन के टाइप पढ़े, कि क्रोमोसोम में जो क्रोमैटिन होता है उसके दो टाइप, हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन, कंडेंस्ड क्रोमैटिन एंड ट्रू क्रोमैटिन के बारे में पढ़ा हमने। हेटेरोक्रोमैटिन कैसा होता है, क्रोमोसोम के अंदर कहां लोकेशन है क्रोमैटिन की, एक तो ये वाले पोजीशन और एक ये, यानी सेंट्रोमियर के पास वाला रीजन, और आपका सैटेलाइट डीएनए वाला पोर्शन। यूक्रोमैटिन का पोर्शन कौन सा होता है, ये मिडिल वाला पोर्शन क्रोमैटिड्स का, लाइक दिस, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। तो आपने यूक्रोमैटिन को पढ़ लिया, हेटेरोक्रोमैटिन पढ़ लिया, क्या होते हैं ये पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कैरियोटाइप और इडियोग्राम। ये कैरियोटाइप क्या होता है, बेसिकली क्रोमोसोम को उनकी लेंथ के बेसिस पर अरेंज करना। अगर हम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर अरेंज कर रहे हैं तो कैरियोटाइप है, अगर सिंगल सेट क्रोमोसोम पर लेकर अरेंज करें तो इडियोग्राम कहा जाएगा, ठीक है। फिर हमने पढ़े स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम आज, जिसमें हमने पढ़ा लैम्बर्ट क्रोमोसोम और पॉलीजेनिक क्रोमोसोम का होता क्या है, एग्जैक्टली कैसा शेप होता है, राइट। और ये आपने बेल्वियन रिंग पढ़ी, यहाँ पर बेल्वियन रिंग के अंदर क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए सिंगल स्ट्रैंड हो चुका होता है, यहाँ पर एमआरएनए का फॉर्मेशन और प्रोटीन फॉर्मेशन एनहांस होता है, ठीक है। तो आज हमने ये सारी चीजें स्टडी की, ठीक है। एनी डाउट बच्चों यहाँ तक, एनी डाउट? कंप्लीट हो जाएगा सभी का? यस सर। ओके गुड, Yes, sir. ओके वेरी गुड। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, बाय बाय। रिवाइज जरूर करना, आपको पीडीएफ मैंने भेजा हुआ है, उससे रिवाइज कर लेना, और इसका भी कंपाइल करके मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक है, ग्रुप में। चलो ऑल द बेस्ट। यस बच्चों, सर वीडियो से भेज दीजिएगा। किस पर, वीडियो के लिंक ना? यस सर। ठीक है, मैं उसको अपलोड नहीं हुए हैं, इसलिए अपलोड करने का टाइम का इशू है, मैं करता हूं जल्दी से और फिर आपको लिंक भेजता हूं ताकि रिवाइज कर पाएं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।